नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मिशन 2022 का रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रामनगर में चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हो रहे इस शिविर में विधानसभा चुनाव की रणनीति के अलावा प्रदेश सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री के उपचुनाव, कोरोना संक्रमण, पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सेवा कार्य समेत विभिन्न बिंदुओं पर मंथन हो रहा है। रामनगर में बीजेपी का चुनावी चिंतन 2022 पर चल रहा है महामंथन। सरकार संगठन में समन्वय पर चर्चा सिलसिलेवार। गुटबाजी से पार्टी कैसे पाएगी पार। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय मंथन जारी है। 7 सत्र में आयोजित हो रहे इस चिंतन शिविर में मिशन 2022 के एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाया जाएगा। बूथ स्तर तक के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। चुनाव संचालन समिति के गठन पर भी चर्चा होगी। बीजेपी के आगामी रणनीति पर भी शिविर में मंथन किया जाएगा। प्रदेश की राजनीतिक हालातों के साथ ही विपक्ष की घेराबंदी पर भी शिविर में चर्चा की संभावना है। बीजेपी के चिंतन शिविर में चुनाव तक चलने वाले कार्यक्रमों को लिए भी रोडमैप बनेगा। सरकार संगठन में बेहतर समन्वय के साथ ही केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति भी मंथन शिविर में बना रही है। चिंतन बैठक में तमाम मुद्दों के साथ ही पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ चल रही जुबानी जंग पर भी चर्चा होगी। इसे लेकर पार्टी गंभीर है। बीते कुछ दिनों में नेताओं की जुबानी जंग से बीजेपी को असहज होना पड़ा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जल्द दायित्व देने पर भी विचार होगा। 3 दिनों में हम लोग चिंतन बैठक के माध्यम से प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 2022 का जो चुनाव है उस चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ये जो हमारी बैठक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकेंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया। वहीं बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस और आप ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष को दूर करने के लिए पूरी कवायद कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि भाजपा आज ज्यादा चिंतन में है। कोरोना काल में अब ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी, तो भाजपा ने कोई चिंतन क्यों नहीं किया। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरीके के चिंतन शिविर केवल चुनावों को लेकर कर रहे हैं, इस तरीके का चिंतन शिविर इनको स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होना चाहिए था, लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए था, उनकी ऑक्सीजन के लिए, उसकी दवाइयों के लिए, उनके अस्पतालों के लिए होना चाहिए था, जो अब केवल कुर्सी के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं। तो अपने घर को ठीक करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जो असंतोष पनप रहा है उसको ठीक करने के लिए वहां पर शिविर चल रहा है और आगामी जो चुनाव यहाँ प्रदेश में होने वाला है उसकी रणनीति तैयार हो रही है कि अब कौन सा ये तुरुप का इक्का चला जाए जिससे जनता को फांसा जाए, क्योंकि 2017 में लगभग सारे तरकश से तीर निकल चुके हैं। अब भाजपा के पास ऐसा कोई तीर बाकी नहीं रहा जिससे वो जनता को बरगला सके। मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंथन में पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करने, आगामी विधानसभा चुनाव को और मजबूती से लड़ने, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को सम्मान और दायित्व देने पर चर्चा कर रही है। बहरहाल देखना होगा इस मंथन से क्या अमृत निकलता है और पार्टी की 2022 की राह कितनी और प्रशस्त होती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और ये जो रामनगर में 3 दिवसीय मंथन का कार्यक्रम है, इसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आधिकारिक तौर पर चुनावी शंखनाद करने जा रही है। 3 दिवसीय इस मंथन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विशेष तौर पर अगर इस मंथन की बात करें तो इसमें फोकस होगा कि कैसे एक बार फिर से उत्तराखंड की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आए, कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटे।
इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भसीन साहब वेलकम। इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज मैं जय सिंह रावत साहब सर आपसे ही शुरू करूंगा। उत्तराखंड में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं चुनाव से पहले, हर सियासी पार्टियां करती हैं, हर राज्य में करती हैं, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि कहीं पर ऐसे कार्यक्रमों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरी तरीके से हवा और दिशा को मोड़ देती है। उत्तराखंड में क्या इतिहास रहा है सर इस तरीके के कार्यक्रमों का? देखिए, ये बीजेपी की बैठक है तो इसका बेहतर ढंग से प्रोफेसर भसीनी आपको बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी है ये चिंतन बैठकें बीजेपी की लगभग हर साल होती हैं और इनमें कोई निश्चित एजेंडा नहीं होता है। मैक्सिमम लोग जो है ना विचार उसका आमंत्रित किए जाते हैं, फिर किसी कंक्लूजन पर शायद जाती है। लेकिन ये चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से इसमें जो मुख्य जो एजेंडा होगा, सबका जो ध्यान होगा तो उसी पर होगा कि कैसे इस चुनाव जीता जाए। और चुनाव जीत जो विषम परिस्थितियां इस समय कोरोना महामारी की वजह से, उसकी वजह से लगभग सभी पार्टियों के लिए तो पूरे संसार में विकट परिस्थितियां, खासकर भारत, हमारा देश भी अछूता नहीं है और खासकर चुनावी संभावनाओं पर इसका असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो अभी सी वोटर है, एजेंसीज ने जो लोकप्रियता के आपके सर्वे किए थे, उनके हिसाब से मोदी जी का जो ग्राफ था वो काफी कहा 68% के आसपास जो पहले होता था वो 35-36 के आसपास, ये पेंडेमिक की वजह से ये आ गया था। तो इस वजह से ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि उत्तराखंड में खासकर हम जानते हैं यहाँ तो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लोग मोदी जी के नाम से लड़ने की कोशिश करते हैं और जो वार्ड मेंबर भी हैं वो भी मोदी जी का जो है तस्वीर लेके चलते हैं और मोदी जी का ही अगर लोकप्रियता का ग्राफ अगर गिर गया तो फिर चिंता का विषय तो होगा ही। बिल्कुल वो इसलिए है। अब देखिए अभी समय है 6 महीने तक, 6 महीने कम से कम अभी है, दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक मान के चलिए सर। पहले चुनाव न हुए, अगर पहले चुनाव ना हुए तो अभी दिसंबर तक समय है और क्या ऊंट क्या करवट बैठेगा ये बात की बात है। लेकिन अब निश्चित रूप से इस चिंतन बैठक में ये बात ठीक है, इसमें नो डाउट सर। आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सियासत सिर्फ उत्तराखंड की नहीं पूरे देश भर की बात करें तो नरेंद्र मोदी सेंट्रेड हो गई हैं और इस पेंडेमिक में विशेष तौर पर इस सेकंड वेव के बाद नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है पिछले 7-8 सालों के दौरान अगर हम देखें तो। देवेंद्र भसीन साहब, क्या बात हो रही है, उस मंथन से क्या निकल रहा है जिससे एक बार फिर से सत्ता में देहरादून में आपकी वापसी हो? देखिए, पहले तो मैं जो अभी सर्वे की बात की जा रही है ये पुरानी बात का जिक्र यहाँ पर हुआ है। उसके बाद के जो सर्वे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे हुए हैं उसे मोदी जी की भारत में भी और पूरे विश्व में जो उनकी लोकप्रियता है वो नंबर 1 पर है। ये नवीनतम स्थिति जो सर्वे की हमारे सामने आंकड़े अपने आप में बोलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं निश्चित तौर पर उनका कोई समानांतर हो ही नहीं सकता और हमारे वो सबसे बड़े नेता भी हैं। एक बात ज्यादा चिंतन शिविर का सवाल है तो जैसा जय सिंह रावत जी भी कह रहे थे, हमारी पार्टी में विचार मंथन होता रहता है। कभी हमारी कोर कमेटी की बैठक होती है, कभी अन्य स्तर पर हम बैठते हैं और पुराने कार्यों की समीक्षा करते हैं और आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है इसके बारे में बातचीत करते हैं। वर्तमान में जो चिंतन बैठक रामनगर में 3 दिन की समय चल रही है उसमें हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और प्रदेश नेतृत्व भी वहाँ पर उपस्थित है। हम पिछले जो समय हमारा बीता है शासन का उसकी समीक्षा भी करेंगे और क्योंकि अगले चुनाव में हमको जाना है तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट कार्ड जो हमारा उपलब्धियों का है सकारात्मक तौर पर हम उसको लेकर के जाने वाले हैं और हमारा जो लक्ष्य है निश्चित तौर पर जो हमारा पिछला चुनाव था उससे अधिक बेहतर हमको प्रदर्शन करना है और हमको 57 से अधिक आगे बढ़ करके यहाँ पर शानदार विजय प्राप्त करनी है। ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। इसके रोड मैप जो है क्या सर भसीन साहब, अब की बार 60 पार टाइप का कोई नारा भी निकल कर आएगा क्या इससे? बिल्कुल, इस बार 60 पार का नारा ही है। इस बार का नारा जो 60 पार का ही नारा है क्योंकि पिछली बार हम 57 पर थे और
इस बार हमको उससे और आगे बढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी हमारी बातचीत हो रही है, चिंतन हो रहा है और एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और लक्ष्य कैसे प्राप्त बिल्कुल करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य भी बड़ा रखना है, ताकि अगर उससे थोड़ा भी पीछे रहे तो बहुमत से तो बहुत आगे रहिएगा। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी साहब, भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, आप लोगों का भी मंथन चल रहा है, उनका रामनगर में चल रहा है ठंडी वादियों में, या गर्मी में दिल्ली में बड़ा मंथन चल रहा है, लेकिन फोकस आपका आज मैं देहरादून पे रामनगर में ही रखूंगा। हम लोगों की जितनी नजर होगी, भसीन साहब की जितनी नजर होगी, उससे कम नजर तो आप लोगों की भी नहीं होगी कि वहां हो क्या रहा है। नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसा आदरणीय जयसिंह रावत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी है। ये रूटीन बैठक है, वो अपनी चिंतन मंथन का अपना है, उनकी पार्टी, उनका संगठन है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चिंतन कुछ दिन पहले करते, लोगों को रोजगार देने के लिए चिंतन करते, किसानों के मुद्दे पर चिंतन करते, व्यापारियों के मुद्दे पर चिंतन करते, कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाए इस संबंध में चिंतन करते तो ये बेहतर रहता। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, वो 10 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है। माननीय दिनेश सिंह जी 10 सितंबर तक मुख्यमंत्री हैं संवैधानिक रूप से, और 10 सितंबर से पहले 9 सितंबर तक उनको सदन की सदस्यता लेनी है, विधानसभा की सदस्यता लेनी है। और कहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे अभी तक तय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर पाए। एक बात। दूसरा, अभी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान कहता है, 1996 का संविधान संशोधन विधेयक कहता है, उसके अनुसार ये अंदाज ये लग रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, बाई इलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होगा। कि किसी स्थिति में बाई इलेक्शन होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा चिंतन हो रहा होगा रामनगर में, और उसी बात में रामनगर में फोकस होगा कि सोच रहे हैं। इसमें जो एक भसीन साहब, इसमें जो विशेष तौर पर तो आयोग की बात है, आयोग जिस दिन चुनाव का ऐलान कर देगा, ये अपने सीट का भी ऐलान कर देंगे। तकनीकी पहलू तो ये भी है। आयोग अभी तक कर नहीं रहा है ना। देखिए, आप इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करिए कि अभी आप जुलाई का महीना आ रहा है, 2 महीना 10 दिन आपके पास बच गया है। की अधिसूचना वैसे भी आपको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। नहीं, चलिए सर, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री एक संवैधानिक संकट वाली स्थितियां बात कर रहे हैं। हालांकि आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट वो नहीं है, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा कि उस दिशा में मैं नहीं जाऊं। लेकिन मूल जो मेरा सवाल था कि आप लोगों की नज़र ज़रूर रामनगर पर होगी। यहाँ पर मेरे साथ नवीन पिरसाली भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, रामनगर में क्या हो रहा है ये तो आप लोग भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आप लोग पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक परिपाटी जो हमने देखी है, विशेष तौर पर उत्तराखंड ज़्यादा दिन बने हुए नहीं हुए हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, आपका बगल में पहाड़ी राज्य है, राजस्थान की बात कर ले, यहाँ पर सरकारें 5-5 साल वाले फॉर्मेट में आती हैं। और अगर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से तुलना करें तो वहाँ पर हम ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक सोच एक जैसी है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों पहाड़ी राज्य ही हैं, यहाँ पर तीसरे पार्टी के लिए कोई जगह नहीं नजर आती है। उत्तराखंड में भी कुछ पार्टियां बनी थी जिन्होंने अपने अस्तित्व तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे नकार दिया गया। आप लोग कहाँ अपने आप को पाते हैं नवीन जी? जहां तक बात आप कह रहे हैं कि विकल्प की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता इस वक्त विकल्प चाहती है, क्योंकि बारी बारी से जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की बर्बादी की और इसका दोहन किया, उसमें जनता समझ चुकी है। अब बात उसमें विकल्प की अत्यंत आवश्यकता है, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं और जनता इस बार इनके सफाई के लिए तैयार है। अब बात है जो आज का बहस का मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा है कि रामनगर में जो महामंथन बीजेपी 2022 मिशन के हिसाब से चला रही है,
उसमें जो होने वाला है वो ये है कि समय कम रह गया है और सरकारी मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और जो इवेंट बेस्ड पार्टी है, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने चुनाव में कैसे इसका फायदा ले सकती है कम समय में, इस पर मंथन होना है। इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है। क्योंकि और दूसरी ये भी बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी की बात आती है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा, तो उस पर भी मंथन हो सकता है। कुल मिला के जो है चुनावी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को चुनाव का जो गेयर अप कर लिया है और अगले गेयर में उसने अपने आप को डाल दिया है और अब राज्य की चिंता किए बगैर, राज्य के मुद्दों को टच किए बिना अब सीधे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है और सीधे चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और सरकारी संसाधनों का इसमें दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी लोग, सरकार के भी और संगठन के भी लोग एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी अब जगह जगह जा रहे हैं। कल ही उन्होंने हल्द्वानी में काफी सारी घोषणाएं की, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, हेलीकॉप्टर से दौड़ा जाएगा। तो जो सारा दुरुपयोग होगा वो कैसे किया जाए, इसका मंथन कल भारतीय जनता पार्टी वहां पर करेगी। ठीक है, भसीन साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, दोनों तरफ से आरोप आए हैं आप पर। पहले तो मैं मथुरा दत्त जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव पर जो सवाल खड़ा किया है उसका कोई आधार नहीं है। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारे जो कांग्रेस के नेताओं की विशुअल थिंकिंग है, वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, वो चुनाव से भाग रहे हैं। तो उस भागने के चक्कर में इस प्रकार का एक वातावरण प्रदेश में बनाने की कोशिश हो रही है कि संवैधानिक संकट है। कोई संवैधानिक संकट नहीं है और चुनाव आयोग अपना काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हमारे चुनाव में जाने की बात है तो निश्चित तौर पर जो हमारे भी मित्र बोल रहे थे दुरुपयोग के बारे में, तो ये विकास का जो इनका नेगेटिव एटीट्यूड है आम आदमी पार्टी का, वो अपने आप में दर्शाता है कि अगर हम कोई विकास की योजनाएं बना रहे हैं, जनता को घोषणा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। सच्चाई तो ये है कि हमारा चिंतन तो चल ही रहा है, हम तो सकारात्मक सोच पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी चिंतन चल रहा है। कांग्रेस का चिंतन तो ये हो रहा है कि किस प्रकार से अपना एक नेता प्रतिपक्ष चुने। 10 विधायक वो तय नहीं कर पा रहे। नवीन जी एक मिनट, आप पहले जवाब देने जी, बोलिए भसीन साहब, बोलिए। और दूसरा जो हमारे मित्र बोल रहे थे, ये बड़े दावे करते थे इनके प्रदेश प्रभारी जी कि इतने मंत्री टूट के आ रहे हैं, इतने विधायक टूट के आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता हमारा टूट के नहीं गया। ये जो हवाई में बात आम आदमी पार्टी करती है और दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है कोरोना काल के अंदर, किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर के जो अभी 3-4 दिन पहले खुलासा हुआ है, तो सब बातें दिखाती हैं कि उत्तराखंड की जनता का आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक कोई ठीक है, ये जनता की बात है, जनता पे छोड़ो, बड़ी कमजोर। ठीक है भसीन साहब। जय सिंह रावत साहब, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि नो डाउट TSR 2 के सामने सरकार रिपीट करवाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक, TSR 2 और जितने भी राज्य हैं अलग अलग पार्टियों के जहां पर मुख्यमंत्री हैं जो चुनावी साल में जाएंगे, सबके लिए पैंडेमिक एक बड़ी चुनौती है। हर सरकार के लिए जनता में नाराजगी है, ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज होता है हर सियासी पार्टी में एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश होती है और अपने आप को आगे करने की। उत्तराखंड भाजपा के लिए वो जो पेंडेमिक के अलावा बाकी और कौन से फैक्टर हैं जो इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं या कर सकती हैं? जो आपने बताया, पेंडेमिक की वजह से जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं या आप वाले हैं, दूसरी पार्टी सबके सामने है, वो केवल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सामने नहीं है, वो तो वर्ल्ड वाइड है, फिर तो सारे देश में है। लेकिन अभी जो समस्या, थोड़ा सा उसको मैं क्लियर कर दूं कि ये चुनाव भी निश्चित रूप से एक चुनौती है इस समय बीजेपी के सामने, क्योंकि नागालैंड के ये निश्चित रूप से ये उसका विशेषाधिकार है निर्वाचन आयोग का कि ये साल भर से पहले कहीं क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर 1 साल से कम समय है तो वहां बाई इलेक्शन नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें भी, इसके बावजूद नागालैंड में एक बार चुनाव हो चुका है, इसके बाद भी हुआ है, भले वो मामला हाईकोर्ट से जीते लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ हो गया और निर्णित रहा है। लेकिन आज की डेट में है कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है, वो चाहे गंगोत्री में उपचुनाव करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप इलेक्शन कमीशन की आप विज्ञप्तियां देखेंगे उसमें उन्होंने डिफर कर रखा है।
यहाँ तक राज्यसभा के उपचुनाव उन्होंने डिफर कर दिए। कर्नाटक अगर विधान परिषदों के चुनाव थे वो डिफर कर दिए। उसके आपके 3 उनके कंस्टिट्यूएंसीज थी बंगाल में, वो बाकायदा नोटिफिकेशन आया कि हम इस वजह से इसको कर रहे हैं। और बीच में ये भी आया कि यहाँ साल भर से कम है मौका है, इसलिए हम यहाँ चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन बावजूद इसके भी निर्वाचन आयोग को अधिकार है, वो गंगोत्री से नोटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उस पर अनिश्चितता के बादल हैं। इसके अलावा जुलाई फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि गंगोत्री का क्या होगा। जहां तक सवाल है हल्द्वानी का, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी में जाकर कोई रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भसीन साहब कुछ कह रहे थे। भसीन साहब चुनाव में जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। भसीन साहब, मैं ये कह रहा था कि अभी जो रावत जी ने कहा 1 वर्ष का, पहली बात तो ये कि वो मैंडेटरी नहीं है, ये चुनाव आयोग का अपना विशेष अधिकार है, पहली बात। और मैं 2 लोगों को कोट करना चाहूंगा, सुभाष कश्यप जी को भी और साथ में जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कुरैशी साहब भी, इन दोनों ने कहा है कि चुनाव उत्तराखंड में हो सकते हैं। तो जो अंततः निर्णय चुनाव आयोग के लिए सर बिल्कुल वो संवैधानिक विशेषज्ञों की बात है, उस पर वो चुनाव आयोग की बात है, उस पर हमारा मुद्दा नहीं है। जोशी जी आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? हाँ, आप कुछ कमेंट कर रहे थे सर। जोशी जी, मैंने कहा हो सकते हैं, निर्वाचन आयोग चाहेगा तो हो सकते हैं, लेकिन जो जोशी जी जल्दी से 10 सेकंड है नहीं, ठीक है, एक बार हुआ है। रावत से जोशी जी। जी नहीं, देखिए रावत जी ने बहुत स्पष्ट लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र भसीन साहब, वक्त खत्म हो गया। मथुरा दत्त जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन पिरसाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह रावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी रामनगर में मंथन जरूर कर रही है, लेकिन उस मंथन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी नजर है कि आखिरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ तय करने वाली है, क्योंकि सबकी कोशिश यही है कि कैसे उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता में आए। आम आदमी पार्टी पहली बार आने की कोशिश कर रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी रिटेन करने की कोशिश कर रही है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आने वाले दिनों में और तेज होगा, क्योंकि आज बीजेपी कर रही है, कल कांग्रेस करेगी, फिर आम आदमी पार्टी भी करेगी। तो फिलहाल चुनावी साल में इस तरीके के महामंथनों का दौर आगे भी जारी रहेगा। तो आज क्या इस चर्चा में बस इतना ही।